जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ गया हूँ कोशिका कोशिका से संबंधित सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या फिर गोल्गी का। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का अपना डीएनए होता है। राइबोसोम और कुछ प्रोटीन होता है। ठीक है, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के अंदर की कोशिका कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक के अलावा कौन सी कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ठीक है, क्या है? केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो मैंने पहले बताया था आपको, डीएनए जो है वो इसके कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। तो ये पूछ रहा है कि कोशिकांग में डीएनए केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल, गोल्गी का है, लाइसोसोम या सूत्रकणिका या फिर जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अलावा डीएनए पाए जाते हैं। इसके डीएनए को एम्प्टी डीएनए कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त काय और कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही 34 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक, चलिए, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डीएनए का फुल फॉर्म ही क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसके नाम में ही छुपा है कि कौन सा शर्करा पाई जाती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो है फुल फॉर्म ही है। ठीक, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जो कि एक पेंटोज शर्करा है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, सूची दो के साथ सूची एक का मिलान करें। ठीक है, इसमें दिया है स्टार्च का संग्रहण, तेल और वसा का संग्रहण, क्लोरोफिल वर्णक और क्लोरोफिल के अलावा कोई भी वर्णक जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, स्टार्च का संग्रहण जो है एमाइलोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? एमाइलोप्लास्ट में। तेल और वसा का संग्रहण कहाँ होता है? एलियोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल वर्णक, ठीक है, जिसके कारण जो है पत्तियां हरी रंग की होती हैं, ठीक है, वो कहाँ होती है? पर्णहरित में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, बाकी जो क्लोरोफिल के अलावा जो और कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जैसे गाजर का नारंगी रंग। ठीक है, जो श्वेत वर्णक होता है, जो कि जड़ों में पाया जाता है, वो सब जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का संग्रहण होता है। ये एक प्रकार के श्वेत वर्णक होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जड़ों और संग्रहण करने वाले उत्कोम पाए जाते हैं। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट जड़ों और संग्रहण करने वाले उत्कोम पाए जाते हैं। वसा का संग्रहण कहाँ होता है? एलियोप्लास्ट में होता है, जो कि एक प्रकार के श्वेत वर्णक है। ठीक है, पर्णहरित में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि पत्तियों के द्वारा जो है मूलतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा अन्य रंगीन वर्णक पाए जाते हैं, जो कि आमतौर पर पीले, लाल या नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्गी का और माइटोकॉन्ड्रिया तथा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अंतःपृथ्वी जालिका। क्या हो जाएगा? अं- इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। ठीक है, इसी पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो खुरदरी जो सतह होती है उस पे पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम ही जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। ये उसका जो मेन पार्ट है वो अंतःप्रद्रवी जालिका है। ठीक, आंसर यही हो जाएगा। अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम दोनों प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका अंतःप्रद्रवी की जालिका अनेकों झिल्लियों का एक जाल है जो कि केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है और यह भी प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, ये जो कोशिका होती है इसमें जो केंद्रक होता है इसी से जुड़ा हुआ रहता है ये। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ये परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, केंद्रिका और जो है इधर केंद्रक द्रव्य के बीच। ठीक, इस पे छोटे छोटे डार्ट्स बने होते हैं और जो राइबोसोम के। निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली युक्त कोशिकांग सबसे छोटा है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ध्यान देना इसमें, झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है, सबसे छोटा है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइबोसोम होगा कि केंद्रक होगा कि गोल्गी काय होगा कि लाइसोसोम होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ गलती कर सकते हैं आपके। अ, वैसे तो सबसे कोशिका का सबसे जो छोटा पार्ट होता है वह होता है ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है राइबोसोम, वह सबसे छोटा होता है, लेकिन ये जो है झिल्ली से गिरा नहीं होता है। ठीक है, क्या है? झिल्ली से गिरा नहीं रहता है ये, जबकि लाइसोसोम जो है ये झिल्ली से गिरा रहता है। ठीक है, पतली झिल्ली से गिरा रहता है। यहाँ इसी के बारे में पूछा गया है, झिल्ली युक्त कोशिकांग सबसे छोटा है, तो उसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। राइबोसोम वह कोशिकांग है जो किसी भी झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं। ठीक है, यही एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। राइबोसोम बिना झिल्ली वाला कोशिकांग का सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, जबकि झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग लाइसोसोम है। फल और फूल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। फल और फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एलोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था एक होता है क्लोरोफिल जो कि हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और अन्य जो रंग होते हैं किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के कारण। जिसमें फल और फूलों का पीला रंग हो गया, नारंगी रंग हो गया और श्वेत हो गया, श्वेत वर्णक जो होता है वो सब जो है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट फल और फूलों को रंग देने के लिए उत्तरदायी लवक है जो कि मुख्य रूप से पीले, नारंगी, लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं में गोल्जी काई की उत्पत्ति किससे होती है? तो क्या हो जाएगा इसका? अंतःप्रद्रवी जालिका होगा या फिर क्लोरोप्लास्ट होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा या फिर लाइसोसोम होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका से ही गोल्जी काई की उत्पत्ति होती है। गोल्जी काय अंतःप्रणाली का एक हिस्सा है जो कि अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और प्लाज्मा झिल्ली से मिलकर बना होता है। ठीक है, गोल्जी काय साइटोसोल और अंतःप्रद्रवी जालिका से सामग्री प्राप्त करता है। ये प्रोटीन और अन्य के स्थानांतरण में सहायक है। ठीक है, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्जी काय को। किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। भूलेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ कोशिका, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, इसमें सूची दी हुई है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करने के लिए पूछा है। ठीक है, तो दिया है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो इधर दिया उनके खोजकर्ता या नाम देने वाले का नाम दिया है। ठीक, डी डब्ल्यू बेंडा, वाल्डेयर या रॉबर्ट ब्राउन? तो इसमें है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
और क्रोमोसोम, उसी तरीके से क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। ठीक, वान वाल्डेयर इनका नाम था। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्बर्ट कोल्लर ने की थी। ठीक है, क्या नाम था? उनका नाम कोल्लर था। जबकि उसको नाम जो है, नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है, क्या नाम था इनका? इनका नाम था कार्ल बेंडा। ठीक। और जो बचा वो हो गया लाइसोसोम, लाइसोसोम को जो है टी दवे ने खोजा था। ठीक। तो इसका ये तो है नहीं, बाकी देख लीजिएगा आपको। तो इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड की एपिडर्मिस के अध्ययन के दौरान, एपिडर्मिस मतलब उसकी बाह्य त्वचा जो होती है, ठीक है, आर्किड की एपिडर्मिस के अध्ययन के दौरान कोशिकाओं में एक अपारदर्शी स्थान की खोज की थी, जिसे उन्होंने केंद्र का नाम दिया। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन जी ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन जी ने। इसकी खोज की थी, कोशिका के केंद्र की खोज की थी। ठीक है। मूलसूत्र शब्द जर्मन वैज्ञानिक वान वाल्डेयर हर्ट्ज द्वारा 1888 में दिया गया था। जबकि 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन का पता लगाया था और कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को वर्ष 1898 में कार्ल बेंडा द्वारा दिया गया था। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1857 में वी अल्बर्ट वान कोल्लर ने की थी। किसने की थी? अल्बर्ट वान कोल्लर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्बर्ट वान कोल्लर ने। क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने 1955 में लाइसोसोम की खोज की और 1965 में पेरोक्सिसोम को परिभाषित किया। ठीक है, इन्होंने दो काम किए थे। हाँ, इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 है, 8 है, 20 है या फिर 24 है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। और 23, 23 तो कुछ होता नहीं, 23 जोड़े जो होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र किस में होते हैं? मनुष्य में होते हैं। और 24 जोड़ी जो होते हैं ये होते हैं वानर में या फिर चिंपैंजी। ठीक है। और 24 जो होते हैं ये ये 24 जोड़ी वानर में होते हैं, मतलब कि 48। और अगर 24 देखा जाए तो 24 जो है टमाटर में पाए जाते हैं। टमाटर में कितने जोड़ी गुणसूत्र? टोटल 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 12 जोड़ी। ठीक है। चलिए, हाँ। मक्का के पौधों की कोशिकाओं में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र, क्योंकि 23 जोड़ी होते हैं। ड्रोसोफिला में 8 होते हैं। उसी तरीके से टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आलू में 48। कितने? 48। और चिंपैंजी में वे 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मनुष्य के गुणसूत्र के बहुत करीब है, उनसे मेल खाता हुआ है। ठीक, मनुष्य के गुणसूत्र से मेल खाता है।